हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द कोशिका। तो क्लास 11th और नीट के लिए ये चैप्टर्स की सीरीज हम लोग पढ़ रहे हैं और आज क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर को बहुत हल्के में लेके बहुत सारे लोग इसे स्किप कर देते हैं, बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी अ बून एंड अ बूस्ट। ठीक है बच्चों, तो जिसने भी अभी तक द कोशिका को डाउनलोड नहीं किया है अपने मोबाइल ऐप में, वो इस QR कोड को जो ऊपर दिया हुआ है इसको आप स्कैन कर सकते हैं और डायरेक्टली गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यूनिट 1 क्लास 11th का डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं और अगर ये नहीं पढ़ा तो फिर आगे की पूरी बायो टेढ़ी मेढ़ी होनी है ना। ओके, जिसमें से आज हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 का। ठीक है ना, ये होगा चैप्टर 1 का पार्ट 1, तो इसको हम डिस्कस करेंगे द लिविंग वर्ल्ड। शुरू करें बच्चों। आइए, चैप्टर शुरू करने से पहले अर्नेस्ट मेयर के बारे में जानते हैं, जो 100 साल तक जिए हैं, 1904 से लेकर के 2004 तक। अब इनको हम क्यों जाने? देखो भाई, इनको इसलिए जानना है कि ये कुछ विशेष लोगों में से एक थे। जैसा कि आपके बायोलॉजी के फील्ड में कुछ लोग इतने अच्छे हो पाते हैं। सो he born on 5 July 1904 in Kempten, Germany. Ernest Mayr, ठीक है, द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। ठीक, और इनको अर्नेस्ट मेयर की खास बात क्या है कि इन्होंने इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में इतने ज्यादा काम किए कि इनको 20th सेंचुरी का डार्विन कहा जाता है। तो इतना बड़ा नाम है और इनके बारे में नहीं जानेंगे तो प्रॉब्लम है ना। ये देखिए, सो हैज बीन कॉल्ड द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। तो आपको ये सब याद होना चाहिए, कभी कभी वन वर्ड में नीट में ऐसे डायरेक्टली पूछ लेता है यहां से, है ना। हैज वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल द टाइम। जो 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट है उसमें से ये एक हैं, है ना। मेयर joined Harvard's Faculty of Arts and Science in 1953 and retired in 1975, assuming the title, ठीक है, Alexander Agassiz Professor of Zoology Emeritus। ये इतना बड़ा टाइटल इनको मिला हुआ था। देखिए, जिस किसी प्रोफेसर के नाम के आगे एमेरिटस लगता है ना, वो आजीवन ख्याति प्राप्तों में से एक होते हैं। एमेरिटस बहुत ही कम प्रोफेसर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं जिनके नाम के आगे लगता है ना। तो ये एक एमेरिटस वैज्ञानिक थे, एमेरिटस प्रोफेसर थे। तो एमेरिटस होना ही अपने आप में सम्मान है। ठीक, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने बड़े साइंटिस्ट रहे होंगे, एमेरिटस, है ना। तो अपने 80 ईयर के कैरियर में इन्होंने बहुत सारे काम किए। ऑर्निथोलॉजी पे काम किया, ठीक है ना, ऑर्निथोलॉजी पे काम किया, टैक्सोनॉमी पे काम किया, जूजियोग्राफी पर काम किया, है ना। यानी एनिमल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, क्या होता है, इस पे बहुत काम किया। इवोल्यूशन पे काम किया, सिस्टमैटिक्स, जिसको कि आप टैक्सोनॉमी के अंदर पढ़ते भी हैं, बहुत ही ब्रॉडर एस्पेक्ट हो जाता है सिस्टमैटिक्स, है ना। इसी तरह से हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी पे खूब ढेर सारा काम किया। तो ऐसे ही नहीं, इनका नाम इतने सम्मान से हम ले रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाई we need to know about the Ernst Mayr. Okay, he almost single-handed made the origin of species diversity the central question of evolutionary biology. ठीक है, जो आज इतने ज्यादा आप अच्छे से पढ़ते हैं, क्लास 7th 8th 9th 10th में भी खूब पढ़ा आप लोगों ने। He also pioneered the currently adopted definition of a biological species. तो इन्होंने जो बायोलॉजिकल स्पीसीज है उसकी जो डेफिनेशन है उसको इतना अच्छे से बनाया, और आज की डेट में जो भी डेटा हम देखते हैं वो इन्हीं की देन है। ओके बच्चों,
मेयर वॉज अवॉर्डेड विद 3 prizes, ठीक है, वाइडली रिगार्डेड एज ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। पहला, द बल्जन प्राइज इन 1983, दूसरा, द इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी इन 1994, और तीसरा, द क्रैफोर्ड प्राइज इन 1999। मेयर डाइड एट द एज ऑफ 100 इन 2004। तो मेरे ख्याल से आपको इनफ इंफॉर्मेशन मिल गई है। चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर and here we are going to discuss, this is the first chapter and first part we are going to discuss, and our topic for the day is what is living। लिविंग वर्ल्ड है तो पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा ना कि लिविंग क्या होता है भाई साहब, है ना, कहां पे लाइफ होगी और कहां पे नहीं होगी। सबसे पहले कि लाइफ क्या है, तो लाइफ कैसे डिफाइन करेंगे। लाइफ एक तरह की एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो अलग अलग तरीकों से एक जगह समराइज की गई हो। लिविंग कौन है, लिविंग वो है जिनमें लाइफ हो, यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें कि ये एनर्जी प्रेजेंट हो जिसकी वजह से वो अलग अलग तरह की मूवमेंट्स कर पाता हो, है ना, वो लिविंग होगा। तो चलिए ये एनसीईआरटी की टेक्स्ट है, इसी का हम डिस्कशन करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक, और उसके बाद एक छोटा सा कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। So we are trying to define a living. We conventionally look at a distinctive characteristic exhibited by the living organisms like growth, reproduction, ability to sense environment and mount a suitable response came to our mind immediately। यानी जो भी लिविंग के कैरेक्टर्स होते हैं उसको हम इमेजिन करना शुरू कर देते हैं, ठीक। अब ये कुछ लोग कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म भी है, सेल्फ रेप्लिकेट भी है, सेल्फ ऑर्गेनाइज भी है, अगल बगल क्या कहते हैं वो इंटरेक्ट करने की क्षमता है, अपने नंबर को इंक्रीज करने की क्षमता है, मास को इंक्रीज करने की क्षमता है। बाप रे बाप बहुत सारी कैरेक्टर्स आ जाती हैं कि लिविंग को हम ऐसे 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 डिफाइन कर सकते हैं। बट जब आप बायोलॉजी पढ़ रहे होते हैं तो सिर्फ प्रेडिक्शन से काम नहीं चलता, आपको यहां सही तरीके से, एक प्रिसाइज मैनर में भी और सही तरीके से भी, दोनों तरह से चीजों को समझाना पड़ता है ना। तो देखिए एनसीईआरटी में कुछ चीजों को ऐसे ब्लैक बोल्ड करके लिखा गया है। इसका सिंपल सा मतलब है कि ये इंपॉर्टेंट लाइंस में से एक है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, व्हाट इज लिविंग, उसको डिफाइन करने के लिए जो पहला इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे लिखा गया है वो है दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। यानी सभी जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी लिविंग हैं, वो क्या करेंगे, वो ग्रो करेंगे, ठीक, बिल्कुल ठीक। चलिए भाई हम मान लेते हैं। अब अगर इस डिस्क्रिप्शन को आप पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर अ ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। यानी ग्रोथ का जो कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो ये है कि मास बढ़े और नंबर बढ़े। हम मान लेंगे कि ग्रोथ हो रहा है। एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ सेल डिवीजन से होती है। प्लांट्स में भी सेल डिवीजन वगैरह होता रहता है और लाइफ टाइम तक होता रहता है, तभी प्लांट्स की लंबाई, पत्तियों का बनना, टूटना, ये सब चलता रहता है। बहुत अच्छे। However, cell division occur in certain tissues to replace the lost cells। बिल्कुल, हमारी भी ऊपर की स्किन में चोट लग जाती है तो नीचे फिर से स्किन बन जाती है, तो ये टूटना फूटना बनना चलता रहता है। लेकिन अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो तो क्या होगा, वो तो मर ही जाएगा ना, है ना। ओके, सो नाउ यू मस्ट सी दैट कि यूनिसेलुलर के साथ क्या हो सकता है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन। यानी जब ये सेल डिवाइड होगी, 1 से 2 होगी तो ये 2 हो गए, नंबर भी बढ़ गया, ग्रोथ भी हो गई। फिर ये डिवाइड करेंगे, फिर 2 से 4 हो जाएंगे, फिर नंबर बढ़ गया और फिर ग्रोथ हो गई।
ये समझ में आया? कुल मिला के इनका कहने का मतलब है कि ग्रो करना एक अच्छा कैरेक्टर है लिविंग होने का। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? समझ में आ गया? और यहाँ के जो वर्ड्स लिखे हैं उसमें साफ सुथरा ये समझाया गया है कि जो नॉन लिविंग हैं, क्या बच्चा, कि जो नॉन लिविंग है वो ग्रो नहीं कर सकते, उनका मास नहीं बढ़ सकता। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, जैसे अगर मैं कहूं माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, अब ये हर साल कुछ इंचेस बढ़ जाता है, ग्रो, इट कैन ग्रो सम इंचेस एवरी ईयर, लंबाई बढ़ जाती है भाई साहब, ग्रो कर रहा है। तो माउंट एवरेस्ट तो लिविंग हो गया ना। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना। एग्जैक्टली यानी ठीक है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं और कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करता है, लेकिन यहां पे आप ग्रोथ को ना एग्जैक्ट कैरेक्टर ले नहीं सकते, कह नहीं सकते नहीं नहीं सिर्फ ग्रोथ का मतलब ही लिविंग है, नहीं, क्योंकि अगर ऐसा है तो माउंट एवरेस्ट भी लिविंग है। इसी तरह से कहीं पे कोई गड्ढा होता है, वो भरता चला जाता है और धीरे धीरे वो इतना फिल हो जाता है कि उसमें अलग से मास दिखने लगता है, एक प्योर मास ऑब्जर्व होने लगता है। तो इसका क्या मतलब है कि वो जो वो गड्ढा है क्या वो ग्रो कर गया? नहीं ना, बिल्कुल। यानी जो ये साइज में इंक्रीज होना, नंबर बढ़ाना, ये दिस इज नॉट द डेफिनेट यू कैन से दैट क्राइटेरिया कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म ही केवल ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा कुछ ऐसी बॉडीज हैं जो क्या बोलते हैं लिविंग नहीं, जैसे कि ये देखिए मैं यहां दिखाता हूं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो इफ वी टेक increase in body mass as a criteria for growth. Mountains, boulders and sand bonds, वो जो गड्ढे की बात रही, to grow, है ना? इसीलिए ग्रोथ को क्राइटेरिया नहीं मान सकते, बट एक कॉमन रेस्पेक्ट में बात करें तो हाँ ग्रोथ होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जैसे ग्रोथ एक बहुत ही अच्छा फैक्टर होता है, वैसे ही रिप्रोडक्शन भी एक अच्छा कैरेक्टरिस्टिक होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। बिल्कुल, जो लिविंग हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है टू रिप्रोड्यूस अगेन, या आप कह सकते हैं रिप्रोड्यूस क्यों, टू प्रोड्यूस अगेन, टू प्रोड्यूस अगेन, फिर से प्रोड्यूस करने की क्षमता, एबिलिटी टू प्रोड्यूस अगेन, है ना? यानी अपनी जैसी एग्जैक्ट कॉपीज को बनाना कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर करता है तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। यस, चाहे वो एसेक्सुअल हो, चाहे वो सेक्सुअल हो, चाहे वो वेजिटेटिव हो, किसी भी तरह से संख्या बढ़ा रहे हैं, है ना, अपनी जैसी कॉपीज को डेवलप कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो उसे रिप्रोडक्शन ही कहा जाएगा। क्लियर हो गया? उसे रिप्रोडक्शन ही कहा जाएगा। और ये बिल्कुल सही है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक अच्छा कैरेक्टर हो गया रिप्रोड्यूस करना। लेकिन जरा ध्यान से सुनिए मेरी बात, जो स्टेराइल मेल होते हैं, स्टेराइल मेल, या कहिए कि स्टेराइल फीमेल, है ना, जिसे आप हिंदी में किन्नर भी कह सकते हैं, है ना, या बांझ भी कह सकते हैं। किन्नर ना कहें, किन्नर क्योंकि अलग कैटेगरी हो जाती है, ट्रांसजेंडर। बांझ कहें, स्टेराइल बांझ। तो क्या ये मेल या फीमेल जिंदा नहीं है? आर दे नॉट लिविंग? आंसर इज यस, दे आर लिविंग।
वो जिंदा हैं, वो अपनी अगली पीढ़ी नहीं बना सकते बिकॉज दे आर स्टेराइल, लेकिन फिर भी वो जिंदा हैं। सो रिप्रोडक्शन इज नॉट द एग्जैक्ट क्राइटेरिया दैट एन ऑर्गेनिज्म इज लिविंग और नॉट। फॉर एग्जाम्पल खच्चर, म्यूल, खच्चर या म्यूल। म्यूल एक जानवर है, एक जंतु है, और ये आपको पता है कि ये डंकी और हॉर्स का बेबी होता है। इन दोनों के मिलने से जो क्रिएचर पैदा होता है उसको हम म्यूल कहते हैं। डंकी और हॉर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो म्यूल कहलाता है। इसको हिंदी में खच्चर कहते हैं। आप लोगों ने वैष्णो देवी की यात्रा की होगी, नहीं तो और भी पहाड़ों पे घूमे होंगे, तो वहां जो घोड़े जैसी दिखने वाली चीज होती है वो घोड़ा ना होकर के खच्चर है। यानी इसमें डंकी जैसा पावर भी है और हॉर्स जैसे स्टेमिना भी है। तो ये पहाड़ों पे काम करने के लिए बहुत ही अच्छा है, इसीलिए म्यूल की बहुत डिमांड होती है। पर म्यूल की प्रॉब्लम क्या है कि ये इसकी पीढ़ी अगली नहीं आ सकती, क्योंकि ये 100% स्टेराइल होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये नॉन लिविंग हैं, इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि ये क्या नॉन लिविंग है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये शुद्ध रूप से 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म है। यानी रिप्रोडक्शन भी कोई एग्जैक्ट क्राइटेरिया नहीं है ना। लेकिन आप कह सकते हैं कि केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म ही, ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस, है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म ही रिप्रोडक्शन करते हैं, नॉन लिविंग का रिप्रोडक्शन नहीं होता, नॉन लिविंग का रिप्रोडक्शन नहीं होता। तो ये तो ठीक है, लेकिन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं, ये सही नहीं है। ये डिस्कशन समझ में आया। नेक्स्ट, अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म, है ना। मेटाबॉलिज्म, तो मेटाबॉलिज्म एक बहुत ही अच्छा क्राइटेरिया है, बिल्कुल है। मेटाबॉलिज्म दो तरह से हो सकते हैं। मेटाबॉलिज्म दो तरह के अलग अलग एक्टिविटीज से मिलकर बने होते हैं। पहला जो होता है वो होता है कैटाबॉलिज्म। जो पहली प्रोसेस होती है मेटाबॉलिज्म में वो एक हो सकती है कैटाबॉलिज्म। दूसरी जो फिनोमेना हो सकती है वो एनाबॉलिज्म। क्या बच्चों? एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब है कॉम्प्लेक्स से सिंपल होना, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, है ना। कैटा यानी काटो, काटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, काटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, है ना। यानी जैसे रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, इसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं या सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। ठीक उसी तरह से एनाबॉलिज्म को देखें तो हमारी बॉडी में दोनों ही प्रोसेस होते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, और दोनों को मिला करके हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक, एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि सिंपल molecules are converted simple to complex, to converted into complex molecules. For example, photosynthesis, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और H2O सिंपल मॉलिक्यूल्स मिलकर के क्या बना लेते हैं? कॉम्प्लेक्स शुगर मॉलिक्यूल C6H12O6। ये दोनों प्रोसेस ही मेटाबॉलिज्म के अंदर आते हैं और ये हमारी बॉडी में होते ही रहते हैं। तो चाहे ए सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हो, है ना, जैसे कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन भी ढंग से नहीं होता है। ठीक, चाहे वो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन हो। ठीक है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन बीइंग वगैरह, किसी भी कैटेगरी में, इस तीन में से कोई भी कैटेगरी हो, सभी में मेटाबॉलिज्म अनिवार्य रूप से होता है, क्योंकि बिना मेटाबॉलिज्म के एनर्जी नहीं बनेगी और बिना एनर्जी के जिंदा रहना मुश्किल है। सो यू कैन से दैट मेटाबॉलिज्म इज द peculiar and exact phenomena
या आप कह सकते हैं कि कोई भी चीज लिविंग है मतलब कि मेटाबॉलिज्म कर रही है। तो अभी तक जो आप कैरेक्टर्स पढ़ रहे थे वो ऐसा नहीं है कि उनके एब्सेंस में आप कह सकते हैं कि चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है, लेकिन मेटाबॉलिज्म अगर प्रेजेंट है तभी लिविंग हो सकता है। कोई भी डेड या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कभी भी मेटाबॉलिज्म नहीं करता। वो रिप्रोडक्शन करे ना करे मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होगी, वो ग्रोथ करे ना करे मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होगी। सो मेटाबॉलिज्म एक एग्जैक्ट फिनोमेना है जो ये डिफाइन कर देता है कि जो प्रेजेंट क्रिएचर है वो यूनिसेलुलर हो, ए सेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, वो लिविंग है। समझ में आ गया? इसीलिए वायरस की अगर हम बात कर लें, आपको जानना ही चाहिए वायरस, जैसा कि बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, वायरस जब तक हमारी बॉडी में नहीं है तब तक नॉन लिविंग है, जब हमारी बॉडी में आता है तो लिविंग हो जाता है। क्योंकि वायरस में कोई साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्मा नहीं होता। अब प्रोटोप्लाज्मा नहीं है तो वहां न कैटाबोलिज्म हो सकता है न एनाबोलिज्म हो सकता है, यानी मेटाबॉलिज्म नहीं होता। अब वायरस में, क्योंकि वायरस में कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता, इसलिए वायरस नॉन लिविंग है। जब वो हमारी बॉडी में आता है तो उसको हमारी बॉडी का प्रोटोप्लाज्मा मिल जाता है, फिर वो लिविंग हो जाता है। समझ में आ गया? सो यू कैन से दैट metabolism is a criteria which actually define that the given object, जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट दिया जाएगा पढ़ने के लिए, चाहे वो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, हम उसके आधार पे बता सकते हैं कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग। तो लाइफ का एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है कि उसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है। नेक्स्ट, कॉन्सियसनेस। नेक्स्ट क्या होता है बच्चों? कॉन्सियसनेस। ठीक है ना, यानी किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलस के अगेंस्ट जो आप क्या बोलते हैं एक्टिविटी करते हैं, जैसे किसी की आंख की ओर उंगली ले जाइए, उसकी आंखें बंद होती हैं, है ना, या जब तक आदमी जिंदा उसकी हार्ट बीट करती रहती है। ठीक, जो कहीं ना कहीं से कॉन्सियसनेस है, तो आप क्या, यानी क्या हो गया कॉन्सियसनेस का सिंपल सा मतलब क्या समझ रहे हैं आप? रिस्पॉन्स करना, स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करना। वो स्टिमुलस एक्सटर्नल इंटरनल कैसा भी हो सकता है, एक्सटर्नल इंटरनल कैसा भी स्टिमुलस हो, उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करना, वो उस पूरी बॉडी की कॉन्सियसनेस में काउंट हो जाता है। अब ये कॉन्सियसनेस काफी डाइवर्स कंडीशंस में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एक अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसकी पूरी बॉडी कॉन्सियसनेस है कि नहीं, या अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो वो सेल कॉन्सियसनेस का बिहेवियर कर रहा है कि नहीं, या ए सेलुलर है तो उसका ए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बिहेव कर रहा है कि नहीं। कॉन्सियसनेस में कई चीजें काउंट की जाती हैं। इसी तरह से एक फिनोमेना आ जाती है सेल्फ कॉन्सियसनेस, यानी बॉडी जो जैसे एक ह्यूमन बीइंग है, जैसे कि मैं हूं, अब मैं अलग अलग फैक्टर्स के लिए एक्टिविटी शो कर रहा हूं कि नहीं। अगर कर रहा हूं तो सेल्फ कॉन्सियसनेस है ना। लेकिन अगर मान लीजिए कोमा में अगर मैं चला जाता हूं, ब्रेन मेरा काम नहीं करता, तो मेरी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी कि नहीं? तो देखिए, ब्रेन नहीं काम कर रहा है लेकिन बाकी बॉडी पार्ट्स काम कर रहे हैं, तो जब तक मेरी डेथ नहीं होती तब तक बाकी ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, यानी अंदर टिश्यू लेवल पे, सेलुलर लेवल पे मेरी बॉडी अभी भी वर्क कर रही है, अभी भी कॉन्सियसनेस बचा है, वहां सेल टू सेल टॉकिंग चल रही है। तो कॉन्सियसनेस एक ब्रॉडर एस्पेक्ट से लेकर के एक माइक्रो एस्पेक्ट तक आप फॉलो कर सकते हैं। वहां पे मेटाबॉलिज्म भी चलेगा और कॉन्सियसनेस जैसी भी एक्टिविटीज होंगी। सो यू कैन से दैट ये एक डिफाइनिंग फीचर्स, मेटाबॉलिज्म और कॉन्सियसनेस एक डिफाइनिंग फीचर है। ठीक है, इसी तरह से सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी लिविंग फॉर्म्स का एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल होता है। तो आप कह सकते हैं हाँ बिल्कुल हो सकता है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे रिप्रोडक्शन और क्या बोलते हैं ग्रोथ, जैसे ना ग्रो रिप्रोडक्शन, ऐसा नहीं कि सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करेंगे ही करेंगे, या सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करेंगे ही करेंगे।
तो ठीक वैसा ही है कि देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स which which have no cellular organization and are known as acellular organisms. They are very rare because they are microscopic structures, but they still exist. They still exist. No proper cellular organization is there, but they are living. तो ठीक है, आप अगर बड़े लेवल पे कहना चाहें तो कह सकते हैं कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि डिफाइनिंग क्या बोलते हैं कैरेक्टर होता है, फीचर होता है लाइफ फॉर्म का, क्योंकि जहां पे ए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं नॉर्मली वहां पे कंफ्यूजन रहती है लिविंग है कि नहीं, बट नाउ अ डेज वी नो दैट some acellular organisms are also exist in the nature and they are living. ठीक है, तो इस डिस्कशन के साथ आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये लिविंग के 5 कैरेक्टर्स हैं जिनको कि आपको याद रखना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, मेटाबॉलिज्म करते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है और कॉन्शियसनेस होता है। लेकिन अगर एक कंक्लूजन पूछा जाए कि बताइए लिविंग को आप कैसे एग्जैक्ट कहेंगे कि हाँ ये चीज लिविंग है, तो 2 से 3 चीजें आपको इसमें से याद रखनी होगी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म तब तक लिविंग नहीं माना जाएगा जब तक कि वहां मेटाबॉलिज्म ना हो रहा हो। अगर मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो वो लिविंग है, चाहे वो सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो। am I क्लियर? दूसरा, अगर वो एक्सटर्नल स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स कर रहा है यानी कॉन्शियसनेस का बिहेवियर शो कर रहा है तो उसे हम लिविंग मानेंगे ही मानेंगे। ठीक, उसे हम लिविंग मानेंगे ही मानेंगे क्योंकि कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कभी भी कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करता है, किसी भी एक्सटर्नल इंटरनल स्टिमुलस के अगेंस्ट कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा। am I क्लियर? तो कम से कम ये 2 कैरेक्टर्स तो आप हमेशा कंक्लूजन में बताएंगे कि अगर ये 2 कैरेक्टर्स प्रेजेंट है तो किसी भी चीज को हम कह सकते हैं कि वो लिविंग है और उसके अंदर लाइफ है। क्लियर हो गया? तो आज की टॉक यहीं पे फिनिश होती है। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मस्त होके पढ़िए, जहां भी दिक्कत होगी आप मुझसे कनेक्ट होके पूछ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।